20 अवार्ड्स आपने ले चुके हैं, 200 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, सब कुछ आप कर चुके हैं। ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, मेरा कोई कमाल नहीं है। एक साल पहले एक कंट्रोवर्सी भी आई थी कोई स्टोरी पे, तो अगर आप उसको दोबारा अम्मी को मैसेज करा, अम्मी कह रही नहीं मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की। हर दौर में रेलेवेंट रहना कितना ज़रूरी है और कैसे? कि जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है। बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में आपको कितने पैसे मिले थे? हज़ारों में मिले होंगे। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इमरान खान। पता है सबको। यानी आपने कहा है कि शहबाज शरीफ सबसे अच्छा। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच आपका, क्या बात है। सही है जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और जियो पॉडकास्ट में जिस तरह हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, क्रिकेटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी सिलसिले में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वन लाइनर उनके बारे में कहूँगा, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम और सबसे बड़े नामों में से एक नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बचपन से ही इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी, ड्रामा एक्टर भी हैं। अच्छा, इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, गेम शो होस्ट भी हैं, कॉमेडी ये कर लेते हैं, थ्रिलर, रोमांटिक ड्रामाज ये करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट हैं, पॉडकास्ट ये करते हैं और अब तो ये फैशन डिज़ाइनर भी बन गए। यानी इनका एक ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है, 1 साल हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम फैसल कुरैशी। थैंक यू मुबश्शिर, कैसे हैं थैंक यू सो फैसल मच। भाई? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। 20 अवार्ड्स आपने ले चुके हैं, 200 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, सब कुछ आप कर चुके हैं। कुछ छोड़ा है आपने अभी तक? पता नहीं यार, कहाँ से आई ये मोटिवेशन, कहाँ से आया पैशन? मोटिवेशन तो देखो, जब मुझसे लोग ये पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो भी है। हाँ, तो बात यही है कि जब इश्क हो जाता है तो फिर उसके इम्तिहान चलते रहते हैं। तो बस यही सिलसिला है जो चले जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो अभी तक एक सिस्टम जो है वो रखा हुआ है, वो उसी का करम है। वो कहते हैं ना, ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बेशक। तो ये वही है और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, 99 में बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग मैंने तो देखा है। हम 90s के बच्चों का बड़ा वो फेवरेट ड्रामा था। उस दौर के 99 की ड्रामा इंडस्ट्री और आज बहरूपिया, राजा रानी, खाई वाली ड्रामा इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? आपने तो सारे अदवार देखे। हाँ, मैं खैर उससे पहले भी जब हम पीटीवी भी कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो एक तो सोशल मीडिया ऐड हुआ। आई रिमेंबर, ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ग़ालिबन 2003-4 की अगर मैं बात करूँ, तो एक टाइम था जब हम कहीं बाहर जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि आपका ड्रामा क्यों नहीं आ रहा। मतलब बाहर इन अ सेंस नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह, या हम छोटे इलाकों में जब जाते थे, क्योंकि थ्रू यूट्यूब शोज़ देखने था ही नहीं, तो अप्रोच ही नहीं थी। वो जो पीटीवी पे आता था वो लोग वही देखते थे। तो जो पीटीवी पे उन्होंने हमारे ड्रामे देखे हुए थे उनको सिर्फ उसका पता होता था। जो आपका जियो पे चल रहा है और चैनल्स पे चल रहा है उसका उनको पता ही नहीं होता था। तो एक तो वो टाइम चेंज हुआ। फिर सोशल मीडिया आने के बाद बहुत चेंजेस आई कि आपकी कोई छोटी सी भी चीज़ होती है, वो इतनी डिस्कस होती है, वो लोग उस पर कमेंट्स करते हैं। एक वो वाला फील आ गया है जैसे यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, कि आपने फ़ौरन स्टेज, आपको हाँ feedback फ़ौरन आया। आपको फीडबैक मिलता है। बट देयर वाज अ टाइम जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो आपको देन एंड देयर रिस्पॉन्ड मिलता था। अब वो वाला थोड़ा सा टाइम है कि हाँ चलें, ड्रामा ऑन एयर जाता है, थोड़ी देर के बाद आपको जो है वो मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपके यूट्यूब पे कमेंट्स होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, तो पब्लिक का रिस्पांस आपको साथ ही पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं और जहांगीर खान साहब बैठे हुए एक दिन, तो जहांगीर साहब मुझे यही कह रहे थे कि यार काश हमारे ज़माने में जो है वो सोशल मीडिया होता। तो मैंने कहा सर आप तो उस वक्त भी बादशाह थे, अब तो आप एक बेताज बादशाह हो जाते हैं ना फिर, के मतलब कोई लिमिट ही नहीं होती। कि मतलब आप देखें ना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस आदमी के पास, तो वो उस तरह से डिस्कस ही नहीं होता। अब तो आप छोटी सी एक सक्सेस होती है। हमें 500 से ज़ायद मैचेस जी, 500 एंड समथिंग मैचेस हैं, अनबीटेबल। यस। तो आज आप एक सक्सेस हासिल करते हैं तो ओवरनाइट आप पूरी दुनिया को पता होता है कि आपने क्या किया, और बार बार छप रहा होता है।
तो वही हम बात कर रहे थे कि हाँ ये ज़माना तो बदला है। एक चेंज आया है अब। यस। तो फिर ज़माना भी बदला, लेकिन माशाल्लाह आप उस दौर में भी छाए रहे, आज भी आप छाए हुए हैं, और अभी जितने आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन एक 17 साल की उम्र में 92 में आपने एक मूवी भी की सज़ा के नाम जी से, जी बिल्कुल, और पहली फिल्म थी नरगिस मेरी। के साथ थी वो। जी बिल्कुल। यानी आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने कदम। हाँ तकरीबन 19 फिल्में की थी यार। यस। और बहुत कुछ सीखा ऑब्वियसली। आप फिर फैसल भाई, आपने तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल और ड्रामा इंडस्ट्री को ऊपर जाते हुए आपने सारा वक्त हाँ, देखा। मैं मुबशर ये चीज़ शेयर करूँगा। आई वुड लाइक टू बिकॉज मेरे मोहसिन मोहम्मद जावेद फाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे। आई रिमेंबर मैं फ़िल्म की शूट थी, गद्दार एक फ़िल्म कर रहा था। तो हाँ बिल्कुल, गद्दार एक फ़िल्म की मेरी शूट चल रही थी। तो मुझे वो असिस्टेंट आए और उन्होंने आके कहा कि जावेद फाजिल साहब मिलना चाहते हैं। अब मोहम्मद जावेद फाजिल, जो उनकी फिल्म्स थी, हम तो पागल हो गए। हम तो शूट, मैंने कहा यार 5 मिनट रुको मैं मिल के आ रहा हूँ। मैं इत्तेफाक से एवेन्यू में ही शूट कर रहा था। मैं भागा हुआ गया जावेद साहब के पास और मैंने कहा जी सर बताएं क्या करना है, ये वो लाइक एक इतना बड़ा जाइंट जो है वो आपको अगर बुला रहा है। तो वो कहते भाई वो मेरा सीरियल है, वो तुमने करना है। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ यूँ करके। मैंने कहा जावेद साहब मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ड्रामा सीरियल करूँ। उनकी एक गोल्डन अल्फाज थे, उन्होंने कहा फैसल ये लिख ले कहीं, आने वाला दौर ड्रामों का है, फिल्मों का डाउनफॉल आएगा, कराची से दोबारा फिल्म्स जो हैं वो उठेंगी, लेकिन कोई अगले 20-25 साल ड्रामा इंडस्ट्री बूम करेगी। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा सर मैं आपको ना तो कहने की जुर्रत ही नहीं कर सकता, सो आई डू इट। तो मेरा वो सीरियल था पहला मझधार, जो मैंने जावेद साहब के साथ किया। कैसा किया कैसा नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से बुरा ही किया था मैंने। पर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत सही टाइम पे जावेद साहब की बात मानी। और मैं ऐसे मेंटोर होना कितना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, हाँ, और आप ये जो देखें ना आपको कि गाइड कर कितना दें। आप वो दूर अंदेशी थी उनकी पहले इस फोर्स ही चीज़ कर पे लिया कि था। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि ये 20-25 साल एंजॉय करो तुम ड्रामा इंडस्ट्री को, और यही हुआ है। और फिर जब मैं कराची, मुझे एक सीरियल की ऑफ़र आई, मैं आई वाज इन लाहौर, जियो का सीरियल था, उमराव जाना था। तो मैं जब वो करने कराची आया तो मैंने ऑब्वियसली एक डिफरेंट माहौल यहाँ देखा काम का। फिर मेरा बूटा अल्लाह का शुक्र है बहुत हिट हुआ था, चमक भी अच्छा गया था, 1-2 और ड्रामे और थे। बूटा खलीलुर रहमान कंवर साहब ने लिखा था हाँ बिल्कुल। वो। सो उसके बाद फिर जब मैं कराची आया हूँ तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब अदनान सिद्दीकी का जुमला है, हम शूट कर रहे थे उमराव की, तो अदनान आके कहता है योर रूट्स आर कॉलिंग यू बैक। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैं कहा भाईजान मैं अभी 3 सीरियल कर रहा हूँ वहाँ पे। कहता आप वापस जाके दिखाएं, ये अदनान के अल्फाज थे। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, सीरियसली मतलब मुझे विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स मुझे शिफ्ट करना पड़ा कराची अपने आप को, बिकॉज काम पे काम। हाँ महरीन जब्बार का सीरियल ऑफ़र हो गया, नबील भाई ने सीरियल करवा लिया, मोहसिन हसन खान ने एक सीरियल बनाया था, अल्ताफ़ हुसैन साहब, फिर लाइक इतने सारे लोग थे, इन सब के साथ बैक टू बैक धड़ाधड़ सीरियल। और इस वक्त बूम आ गया था ड्रामा इंडस्ट्री, हाँ, बिकॉज वो कराची में एक वो सिलसिला शुरू हो गया था। तो फैसल भाई, आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि स्टार्ट में आपको फैमिली की एक सपोर्ट थी, आपकी वालिदा भी इस इंडस्ट्री में थी, लेकिन फिर वो 3-4 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि फैसल कुरैशी को काम मिलना बंद हो गया? यार वो एक लाइफ का ऐसा पैच है, बिकॉज माय फादर वो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और ही वाज इन कोमा फॉर गुड 4 मंथ्स। तो वो तकरीबन जो कुछ था सब बिका, बहुत कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से उनको हम बचा लें, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी थी हम नहीं जीत पाए। और तो वो जो मेरा पैच था वो ऐसा पैच था जिसमें मैं बिल्कुल कट ऑफ कर गया था। आई रिमेंबर मुझे एक ज़बरदस्ती एक दिन एक मेरी फ़िल्म थी, ज़फ़र साहब उसके डायरेक्टर थे, तो वो आए और उन्होंने आके कहा कि देख यार राही साहब की डेट है और सुल्तान राही साहब की, तो वो 1 दिन का काम है वो करवा दे यार। मेरी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ी हुई, बुरा हाल, मैं सेट पे गया, खैर
अब मैं नॉर्मली जैसा मैं आजकल सेट पे हूँ, मैं ऐसे ही होता था, मस्तियाँ मजाक और ये सारा कुछ। तो उस दिन मैं चुप करके बैठा हुआ था, तो सुल्तान राय साहब ने मुझे यूँ करके देखा, मुझे पुत्री कहते थे, क्यों है पुत्री? मैं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कोई गल है, मैनू दस, पैसे नहीं दे रहे, मतलब पैसे नहीं दे रहे या तंग कर रहे हैं वो। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है। बात क्या है? मैंने रोना शुरू कर दिया, आई वॉज वेरी यंग। तो कहते हुआ गया, तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने कहा पैकअप करो है पागल के बच्चों, तुम लोगों को पता है उसका बाप हॉस्पिटल में और तुम लोग ये कर रहे हो और फलाना कर रहे हो। और मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल आके एक एक आदमी से मिल रहे हैं कि यू नो लाइक उसका ख्याल करें और ये करें और भाग दौड़ कर रहे हैं। एंड ही गेव मी, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, सुल्तान राय साहब ने, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। कि तुझे कोई भी मदद की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो, जस्ट लेट मी नो। और यू नो लाइक बड़ों ने इस तरह से आप सपोर्ट बड़ी किया। खुशकिस्मत हैं, आपको ऐसे मेंटोर मिले। और सुल्तान राय साहब का जिस तरह हम हमारे जहन में एक इमेज है कि बड़े सख्त वाले, ये वाला पार्ट ऑफ द ही स्टोरी। वाज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे बहुत सपोर्ट किया कुछ लोगों और आज ने। आपका उसको याद रखना इस बात का। उमर शरीफ साहब हैं, बहुत सपोर्ट किया। गुल्लू भाई हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ही सपोर्टेड मी अ लॉट, बिकॉज वो देख रहे थे कि मैं किन चीज़ों से गुजर रहा हूँ। तो दे एक्चुअली अच्छा, आपके अब्बा ने थोड़ा बहुत आपको इस्टेब्लिश होते हुए देखा एज एन? नहीं, उनको सिर्फ, मुझे जो याद है, मैं पहली फिल्म की शूट करके आया था, तो वो बस मेरे रशेस देखते थे जाके, तो बस उन्होंने वो देखा, उन्होंने मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं देखी। सो मेरी जब फिल्म रिलीज़ हुई थी नंगे पाँव, तो ही वॉज ऑन द बेड। तो खैर, अल्लाह उनको हाँ। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और यकीनन वो बहुत खुश होंगे कि आपने वो जो लेगेसी है, वो आज भी आप ऐसी लेगेसी आपने कायम की। अच्छा, साथ ही आपकी वालिदा से मुतल्लिक भी शेयर कीजिएगा, आपके वालिदा के साथ रिश्ता। और पिछले अर्से कुछ एक साल पहले एक कंट्रोवर्सी भी आई थी कोई स्टोरी पे, तो अगर आप उसको दोबारा देखिए कंट्रोवर्सी बनाने वाले बनाते रहते हैं। क्लियर करना चाहें अगर। नहीं, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो लाइक होता है कुछ लोग, जैसे मेरा स्केड्यूल है, कई दफ़ा ये होता है कि मैं अपने बच्चों से भी शायद 3-3 4-4 दिन नहीं मिल पाता, कभी कभार, जो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ऑब्वियसली कभी कभार माएँ ज़रा नाराज़ हो जाती हैं, ऐसे नाराज़ हो के, हाँ, तो वो कभी अम्मी ने बोल दिया अगर ऐसे, तो कोई ऐसी उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उस बात का बतंगड़ बना दिया लोगों को। तो यू नो लाइक पीपल आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस। आप किसी के ख़िलाफ़ एक बात कर दें, आपके साथ 1000 लोग मिल जाते हैं उसके ख़िलाफ़ बात करने के लिए। आप किसी के लिए अच्छी बात करते हैं, आपको दूसरा आदमी नहीं मिलता कि अच्छा हम सपोर्ट करते हैं इस बात पे कि यार उसने ये अच्छा काम किया। क्योंकि काम आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो मुखालिफिन ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में वो लोग भी आ जाते हैं समहाउ, हाँ, जिनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, हमारे कुछ सहाफ़ी ब्रदर हैं, वो वही पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, और मैं अम्मी को मैसेज कर, अम्मी कह रही नहीं मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की। अच्छा, ये वो उस दौर में आप मिस करते होंगे जो जहांगीर खान साहब ने कहा ना कि हमारे ज़माने में ये होता। तो आप लोगों ने बड़ा वो वाला वक्त देखा है जिसमें एक प्योरिटी थी, मोहब्बत में भी, हाँ, काम में भी, शोहरत में भी। बिल्कुल। वो आज शायद सोशल मीडिया ट्रोलिंग की सूरत में बहुत चीज़ों में कंट्रोवर्सीज भी लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो हाँ भाई, हर वक्त ही शुरू हो गया। वो हमारे ज़माने में तो आई वॉज़ वेरी यंग जब ये ज़मीमा होता था, शाम का अखबार जिसे कहते हैं। अच्छा, तो वो एक आदमी सड़क पे भाग रहा होता था चीखते हुए लेके कि ये हो गया, हालांकि होता कुछ नहीं था। तो वो आज हम कहते हैं उसको बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी जी जी। अब तो वो टीवी और ये इस पे वो शुरू हो गया। लेकिन चलिए, टीवी तो देखें फिर भी एक चॉइस है ना, कि आपने लगाया हुआ न्यूज़ चैनल तो वो आपके सामने आता है। अदरवाइज पॉपअप तो फ़ोन पे तो हर वक्त कुछ ना कुछ पॉपअप हो रहा होता है। तो फैसल भाई, आपने हर दौर में अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखा, या आने वाले एक्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देते हैं कि हर दौर में रेलेवेंट रहना कितना ज़रूरी है और कैसे? यार देखें, बात यह है, एज एन एक्टर आपको हर साल अपने आप को रिफ़्रेश करना पड़ता है। और हर प्रोजेक्ट के बाद मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं उसको हैंडल ही उस तरह से करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस के यार इतने साल हो गए काम करते हुए और इतना काम कर लिया, नहीं, वो ज़ीरो हो गया। जो चल गया वो ख़त्म हो गया। लोग बात करते हैं, ओके फाइन, थैंक यू सो मच, पर ये एक नया मिशन है। वो हर नया सीरियल एक नया मिशन है। आज के दौर में जब हम इतना काम कर रहे हैं सभी, माशाल्लाह, अब तो एक बूम है। अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं, इतने नए लोग हैं। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, दुनिया भर में
जितना भी बड़ा एक्टर है, दुनिया का कोई भी बड़ा एक्टर है, आप देख लें, सीनियर है, वो पूरी मेहनत कर रहा है। आप टॉम क्रूज को देख लें, आप मॉर्गन फ्रीमैन को देख लें, आप हिंदुस्तान में आज भी अमिताभ को देखते हैं, वो अमिताभ साहब उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी शायद वो आज से 30-40 साल पहले करते होंगे। रोल चाहे लीडिंग हो या हाँ, सपोर्ट हो, वो आज भी किस मेहनत के साथ वो इंसान काम करता है। मैं उनकी एनर्जी देखता हूँ तो लाइक दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे यार, आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस एज में भी। या हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आज भी कभी खड़े होते हैं तो आप देख रहे होते हैं यार क्या बात है यार। शेख साहब को मैं देखता हूँ हमेशा, लाइक ही इज़ देयर। और बल्कि हम एक सीरियल कर रहे थे, जियो का ही था, दिल मोमिन, तो वो शूट पे आए हुए हैं और अच्छा खैर हम सीन विन कर रहे थे तो शेरज़ाद आई मेरे पास और मुझे कहने लगी कि शेख साहब की तबीयत सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो अच्छा उन दिनों वो कोविड का एंड चल रहा था, तो मैंने कहा लेट मी टॉक टू हिम। मैं अंदर गया तो यूँ पड़ा है, मैंने कहा कोविड तो नहीं होगा? बहन नहीं भाई, कोविड कहाँ से, तो सही है, टेस्ट करवाया मैंने। तो मैंने कहा, मैंने हाथ वाथ लगाया तो 103 बुखार। मैंने कहा आपको बुखार है यार? हाँ हाँ घर पे बैठूंगा और तबीयत। मैंने कहा भाई इस हालत में रेस्ट करते हैं, 2 दिन रेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं यार काम में ज़ाया होगा यार, वो फिर बेचारे क्या करेंगे। ये देखो ना, वो इतनी दूर से लोग आए हुए होते हैं, अब ज़रा सी तबीयत क्या ख़राब है। मैंने कहा भाई यार खुदा की कसम, मैंने उनको उठाया ज़बरदस्ती और मैंने इनके बॉय को आवाज़ दी, मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट कर। अबे मैं नहीं जाऊँगा घर। मैंने कहा ऐਵੇਂ नहीं जाएंगे आप घर? मैंने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, चलें बैठ के गप्पे मारते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं घर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो एक आदमी जो माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर चुका है, उसको ये परेशानी है कि अगर मेरी वजह से शूट पैकअप हो गई तो बहुत सारे बच्चे जो पर डे पे काम कर रहे होते हैं उनका लॉस हो जाएगा। ये कितनी प्यारी बात कितनी। सो लाइक हम ऐसे लोगों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं आज मेरी तो शायद दूसरी फिल्म थी, तब से मैं शेख साहब को जानता हूँ। पनाह में ही प्लेड माई फादर, तो तब से हम लोगों की दोस्ती भी है, बातचीत भी है। सो मैं तो तब से इन लोगों से इतना कुछ सीख रहा हूँ। बेग साहब हैं या शेख साहब हैं फिल्म इंडस्ट्री में या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में। मैंने आज तक मैंने कुछ 3 या 4 सीरियल किए मोहम्मद कवी खान साहब के साथ। मैं उन्हीं का जिक्र करने लगा था यार। एक दिन नहीं हुआ कि मैं पहले पहुंच जाऊं, एक दिन नहीं हुआ। ये वो बेंचमार्क था सीरियसली, मतलब मैं लड़ पड़ता था, मैं क्या कभी तो लेट हो जाऊं। नहीं यार मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फारिग होता हूँ, वॉक करता हूँ, फिर आ जाता हूँ। मैंने कहा कोई और काम नहीं है? नहीं तो और क्या काम है, ये उनका जुमला होता था। तो एक दिन ये नहीं हुआ कि मैं उनसे पहले पहुंच पाऊँ। अगर 10 बजे का टाइम है, मैं 10 बजे मैं 5 मिनट पे पहुंच रहा हूँ, पता चला 9:30 आए मैं, आगे लोकेशन खुलवा रहे हैं, एसी चलवा रहे हैं, बैठे हुए काम से मोहब्बत। तो आपने फैसल भाई कवि साहब वगैरह के साथ काम किया, लेजेंड्स के साथ काम किया, जावेद शेख साहब का आप जिक्र करें, एज अ जूनियर उनसे सीखना, और जब आप एज अ सीनियर एक्टर जब आपसे जूनियर जेन जी या मिलेनियल्स के साथ आप काम करते हैं, तो उनमें भी वो तड़प है सीखने की, या वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं उनका? ये ओवरऑल अगर हम बात करें नहीं कि यानी सीखने का जस्तुजू है। हाँ देखें, अब हम जाहिर सी बात है हम काम कर रहे होते हैं, सो हमें पता चल रहा होता है। कुछ बच्चे हमारे साथ सेट पे होते हैं जिनका आपको पता चल जाता है कि नहीं ये मौसमी पल है, ठीक है, ये आए थोड़े दिन रहेंगे, काम करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने पिछले दिनों उनका नाम लेके भी बात की, कुछ नए लोगों के साथ, जैसे शुजा है, खई में मेरे साथ था, मुझे बड़ा मज़ा आया, मेहनती बच्चा। दाना नीर है, और 2-3 इस तरह की बच्चियाँ। सहर मेरे साथ थी, सहर जो फ़र्क में थी, जियो का सीरियल था, लाइक कॉन्स्टेंटली, मतलब मुझे भी बता रही है कि नहीं फैसल भाई ये रेड शर्ट ना इसमें पहने। मैंने क्यों? कहती पूरा एक सीन है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तुमने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। सो बात यह है कि बहुत सारे लोग बहुत फोकस पे होते हैं और वही कॉन्स्टेंटली आपको ना लॉन्ग रन नज़र भी आते हैं। तो नए बच्चे आ रहे हैं, अच्छी बात है, आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, बट उनसे मुलाकात होती रहती है कहीं ना कहीं। मैं देखता हूँ कि खुशहाल है, जैसे अक्सर मुझे सुबह जिम में मिलता है, मेहनत कर रहा है, लाइक जान मार रहा है। तो मुझे एक दिन पकड़ के कहता है कि यार फैसल भाई वो लोग कह रहे हैं मैंने स्टंट किया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं करना चाहिए था?
कहता नहीं वो लोग कह रहे थे चोट वोट लग जाती। तो मैंने कहा भाई हम 50 साल की उम्र में जब कर रहे हैं तो तू तो अभी यंग है, तुझे तो करना। कहता बस मिल गई मोटिवेशन, अब देखें आप। तो शौक ये है। कैटेगरी अब इनको भी समझ आया बच्चों को कि सरवाइव करने का एक ही तरीका है कि जो प्रायोरिटी है वो ये काम है, उसके अलावा जो करना है आप करें। और एक और काम, फिटनेस फिटनेस ऑब्वियसली देखें, प्रायोरिटी एक बेंचमार्क प्रायोरिटी काम है ना, तो काम से जो जो रिलेट करता है आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फिटनेस है, आपका खाना पीना है, आपकी नींद है, सो वो सारी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं उस काम के लिहाज से। आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होंगे। आपने कामयाब होना है, उसको पाने के लिए आप कुछ भी करना। हाँ, आप मेंटली अगर स्ट्रेस्ड आउट है, हमने सारी रात पार्टी की हुई है, खुल के कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सुबह आप सेट पे आएंगे तो आपकी हालत क्या होगी? ना आपका फेस आपका साथ दे रहा होगा, ना आपका ब्रेन आपका साथ दे रहा होगा, सारी रात के आप जागे हुए हैं, सो हाल से बेहाल होंगे, शक्ल भी अच्छी नहीं आ रही होगी, यू नो, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन एक कैटेगरी वो भी है जिस पे आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा कि आजकल फॉलोइंग बड़ी मैटर करती है। बंदा या बंदी नॉर्मल एक्टर है लेकिन 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या टिकटॉकर है, मशहूर है, रखना है और डिमांड है। यार अब ये तो देखो ना, ये तो अल्लाह के काम है, जिसके दिल में जिसके लिए प्यार डाल दे, बात ये है। तो जिन लोगों को जो अच्छे लग रहे हैं तो वो उनके दिलों में उसके लिए प्यार पैदा हो गया, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे आर फॉलोइंग देम। सो कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसमें ख़ास है, जिस पे उसको वो क्लिक मिला हुआ है। मैं चूँकि हम DHA में रहते हैं तो मैं अक्सर संडे को कभी बच्चों को लेके कॉफ़ी, वो चाय, वो अपना आइसक्रीम खिलाने निकलता हूँ, ख़ुद कॉफ़ी पीने। तो बुखारी पे तुमने देखा है क्या रश लगा हुआ होता है ना, ढाबे। कितने बच्चे हैं जो टिकटॉक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, उनमें से कितने क्लिक हो रहे हैं। सो बात यह है कि अगर कहीं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे या कहीं पे भी अगर कोई क्लिक किया है किसी ने, तो कोई एलिमेंट है उसके अंदर, कोई ऐसा करंट है जो लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सो ये बात है। ज़बरदस्त। बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में आपको कितने पैसे मिले थे? याद नहीं है यार, अंदाज़न कोई? नहीं, आई सीरियसली डोंट रिमेंबर। हज़ारों में मिले होंगे, मतलब कोई, बस इससे ज़्यादा नहीं। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। इसी दौरान आपने जिम का जिक्र किया, मैं पर्टिकुलरली इस फिटनेस पे आपकी बात करना चाहता था, और मैंने आपको जिम करते हुए भी देखा है। जिस पैशन से आप कर रहे हैं, आप खुशहाल का जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपको देख के बड़ी मोटिवेशन ली कि यार ये तो लगे हुए हैं और कर रहे हैं काम। 116 केजी से आप 74 केजीज पे आए, फिर आपने नो रोटी, नो चावल, नो मीठा वाली पॉलिसी अपनाई। वो कब तक, क्या वो प्रैक्टिकल है? यानी हम जैसे भी शुरू करते हैं लेकिन 5-6 महीने बाद ईजी हो जाती है, तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं? हाँ यार, ये देखो, अब अगर आपका कोई एम है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ चूँकि सबसे बड़ा लोगों की ज़िंदगी का जो इवेंट होता है वो उसकी शादी होती है, ठीक है ना। अगर वो चाह रहे हैं कि यार शादी आ रही है, उसके लिए क्या करें, किस तरह से कम करें, तो ऑब्वियसली बहुत आसान है, आप अपने आप को कैलोरी डेफिसिट पे ले जाएं। कैलोरी डेफिसिट पे ले जाने के लिए आप जब अपना BMI करवाते हैं, आपके पास एग्जैक्टली आ जाता है कि आपको कितनी कैलोरीज का इनटेक करना है। सो बॉडी टू बॉडी, हाइट टू हाइट डिपेंड करता है, और उसमें सीधा सा जो रूल है, आपने 400 कैलोरीज का डेफिसिट अगर आप रखते हैं तो आराम से 4 महीने बाद आप 5-6 किलो कम कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान, मतलब एक ऐसा तो सुकून आपकी भी माहौल। मोटिवेशन शादी की थी या? नहीं, मेरी तो काम की थी। लेकिन आप तो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ऑफ एंड ऑन जो है ना, कभी वज़न बढ़ाया, कभी कम किया। अभी जब मैं राजा रानी कर रहा था तो मैंने कहा यार थोड़ा सा गुपलू ज़रा आना चाहिए फेस, तो उससे ज़रा वो क्यूटनेस ज़रा थोड़ी सी लगेगी, क्योंकि एज के साथ ऑब्वियसली ग्लो भी चला जाता है चीज़ें। तो मैंने कहा चलो, नहीं गया माशाल्लाह। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे कोई 4-5 किलो बढ़ा लिए। फिर उसके बाद बड़े आराम से मैंने आराम से काटता गया, कम करता गया। सो फिर उस सीरियल के दौरान ही मैंने थोड़ा वज़न कम भी कर लिया। तो ये अब ये है कि मैंने अपने आप को ना फिट कर लिया यहाँ पे कि मैं कोई दिन में ओवरऑल मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2200-2400 के करीब है।
जो कि मैं तकरीबन 2000 कैलोरीज पर डे लेता हूँ काउंट करके, और तकरीबन 700 750 में सुबह जिम में बर्न करता हूँ। तो 200 का वहाँ से डेफिसिट करता हूँ, बाकी वहाँ करता हूँ। हर 2 हफ्ते बाद इंजॉय करता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, केक भी खाता हूँ, मीठा भी खाता हूँ, चीट मील करता हूँ। तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि चीट मील का ये मतलब भी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा बर्गर सभी। मैं तो सब खाता हूँ, फिर बर्गर भी खाता हूँ, बिरयानी भी खाता हूँ, निहारी भी खाता हूँ। सो जो दिल करता है वो, क्योंकि सीधी बात है हमें ड्रामों में थोड़ी शर्टें उतारनी है यार, कि मुझे पूरी रिप देखना है ह्यूज जैकमैन की तरह, कि लाइक शर्ट उतार के और सब दिखाना है। बहरूपिया में एक आध सीन हो गया बैक से, लेकिन यह है कि उस तरह की बॉडी तो नहीं चाहिए। भी बात करते हैं, लेकिन हाँ। आपने राजा रानी का जिक्र किया, आपने वेट गेन किया और वो कैरेक्टर की डिमांड थी कि वो एक क्यूट सा बच्चा बनना है। उस पर भी बड़ा एतराज़ हुआ कि वो जो आपके सामने वाली एक्टर थी वो बहुत छोटी थी। हाँ। उस पर भी आप कुछ कहना चाहें या वो जो गाना था वो क्या स्टोरी है यार? या वो एक, देखो, एक मैं अभी खोलूंगा नहीं। ड्रामे में जो मेरा वाला कैरेक्टर है वो उस लड़की से भी 12 साल छोटा है। अच्छा। ज़हनी तौर पे सही, ठीक है ना? अगर वो लड़की 20-21 साल की है तो ये 8-9 साल का है। तो ज़हनी तौर पे, यानी फिजिकली उसकी एज है 25-30? हाँ, नहीं, फिजिकली तो उसकी एज 45-50 है। अब सही, मैंने जब ये ड्रामा किया तो जब मैंने बाबर से पूछा कि वाई मी, तो कहने लगा कि अचंभा इसी में है ना, कि तेरी एज का आदमी ये हरकतें कर रहा हो। अगर कोई मैं 18-20 साल का लड़का लेता हूँ और वो ये हरकतें करेगा तो कहता वो इतनी एक अचंभे वाली बात नहीं है। सो वही हुआ कि लाइक एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट। तो वो हमें चूंकि फिर उसके बाद मैंने कहीं ट्रोलिंग में ये भी होता है कि आपको पता नहीं होता क्या स्टोरी। अब ये मेरे लिए नई बात है। तो वो लोगों ने कमेंट कर दिया कि कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल उनका राइट है ये बोलना। तो मैं बल्कि हंस रहा था। आई एम श्योर ये बड़ा एक चैलेंजिंग रोल होगा। मैं हंस रहा था बिकॉज अमीन इकबाल जो डायरेक्टर हैं, मैंने कहा भाई बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हुए हैं जिनके उस्ताद वो हैं, तो उनको पता है खबर कैसे बनानी है, ठीक है ना, तो वो जानते हैं। फिर मुझे कुछ लोगों से ये सुनने में मिला कि ऐसा तो कहीं नहीं होता कि ट्रॉमा से ये हो जाए और फलाना हो जाए। ट्रॉमा से कुछ भी हो सकता है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें खातून ट्रॉमा की वजह से अगले दिन उठी और उन्होंने चाइनीज़ बोलनी शुरू कर दी। सो ये भी हुआ। सो और भी ट्रॉमा से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं वहीं पे एक बात ये कहता हूँ कि भाई डायरेक्टर एक अपनी दुनिया बनाता है ना, एक फैंटेसी है, इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में आप कोई भी कहानी सुना सकते हैं। इस पे हिंदुस्तान ने बहुत पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था खिलौना। एक इमेजिनेशन है ना। तो स्पाइडरमैन क्या वाकई उड़ा है। और ये वो लोग हैं जो रात को बैठ के ना स्ट्रेंजर थिंग्स पे बातें कर रहे होते हैं। तो नेटफ्लिक्स पे कुछ भी हाँ, नेटफ्लिक्स पे आप कुछ भी देख सकते हैं। हम जब फैंटेसी, अब मैं यू सब देख रहे हैं, एक आदमी मारे जा रहा है, सबको पकड़ा नहीं जा रहा, तो कैसे पॉसिबल है यार? ना उसका कहीं डीएनए मिल रहा है, ना उसका कुछ और मिल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टर ने बता दिया कि मैं इसको ऐसे करके यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो लोग कह रहे हैं ओके फाइन। तो अब जब हमारे यहाँ अगर हम कोई फैंटेसाइज करवाते हैं, मैं हालांकि अमीन भाई उस पर, अमीन भाई के पास 10 चीज़ें हैं जो वो लोगों से शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है, बोलो फैंटेसी है, बात ख़त्म हो गई। ठीक है ना? आप क्यों साबित कर रहे हैं किसी को कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छी बात बताऊं फैसल भाई, ये ज़्यादा हिट होगा क्योंकि लोग ज़्यादा देखेंगे, लोग तनकीद के लिए दोबारा देखेंगे और इस दौरान उनको फिर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि ड्रामा बहुत मज़े का, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक 45-50 साल का आदमी जो है वो ये हरकतें कर रहा है, और एक जो एक्चुअली जवान लड़की है वो बेचारी हैंडल कर रही है उस चीज़ को सिर्फ इस मजबूरी में कि इंसानियत के नाते। सो वो आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे, क्या कहानी घूमेगी, वो गाना क्यों आएगा, आगे उसके बाद क्या होगा, क्या इसकी याददाश्त वापस आएगी, नहीं आएगी, आएगी तो क्या होगा, अभी घर में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, बाप के साथ क्या होगा, इस लड़के के साथ, जावियार कह रहा हूँ, हाँ जावियार ही है ना, हाँ जावियार के साथ क्या होगा। सो बहुत कुछ है ड्रामे में। ये मासेस का ड्रामा है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, एक किस्त देख के इत्तेफाक से मैं उसी दिन अगले दिन मैं एक शादी पे गया, पहली किस्त चली है, और उस शादी में तकरीबन कोई 20-25 ख़वातीन जो मुझसे उम्र में या बड़ी थीं या थोड़ी छोटी थीं,
दे वर टॉकिंग अबाउट राजा रानी। तो आप मासेस को नहीं चैलेंज कर सकते, यस, मासेस को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आज भी कहता हूँ सोशल मीडिया अभी भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ा तीर मारे हैं आप, नॉट मोर देन 5%। ये जो हमारे कुछ लोग बैठ के बातें करते हैं ना, ये 5% से ज़्यादा नहीं है आज भी। जिसने जो देखना है वो देख रहा है। अच्छा, लेकिन इसी बात को मैं कनेक्ट करूंगा ड्रामे के जो कंटेंट पर मैं बात करना चाहूँगा। जो कंटेंट इस वक्त चल रहा है ओवरऑल, जो रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना है ना बहुत सी चीज़ों में, तो उससे आप मुतमईन हैं या वो रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए? या देखें, रहते हुए पाकिस्तान में आई थिंक एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस का होना मुझे लगता है ज़रूरी है। मैं हर चीज़ का ना मेरे पास एक ना कोई वाक़या ज़रूर है। आई वाज कमिंग फ्रॉम नॉर्वे और मैं कतर एयरपोर्ट पे था, तो मैं जल्दी से लाउंज में खाना खा के मैं निकल रहा था, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, सत श्री अकाल फैसल भाई, सत श्री अकाल। तो मैंने यूँ मुड़ के देखा, मैं कहा सत श्री अकाल सरदार जी की हाल है? कहते बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? मैं कहा बिल्कुल ठीक। मैं क्या कितों ननकाने हो? कहता नहीं भाजी अमृतसर। मैं क्या क्या हाल है? मुलाकात हुई, बात होती रही। ओ भाजी मैं सीरियल वेख्या बड़ा मज़ा आया, मैं वो वेख्या बड़ा मज़ा आया, मैंने ये देखा बड़ा मज़ा आया। तो मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, तो मैं कहा सरदार जी, मैं कहा तुसी साढ़े ड्रामे देख रहे हो? साढ़े, मैंने कहा हमारे यहाँ तो लोग आप लोगों के ड्रामे देख रहे हैं। कहते यार फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते। मैंने कहा क्यों? कहता यार वो कुछ भी आ जाता है ना, वो इतना मतलब अनसर्टन होता है कि वो आप फैमिली के साथ बैठे हैं, कहीं कोई ऐसा सीन आ गया इंटीमेसी का या फलाना या टिमका, तो वो फिर हमें बुरा लगता है ना। हम तो फैमिली के साथ बैठ के देखने वाले लोग हैं, तो इस वजह से हम पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, हमें ये यकीन होता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने उस आदमी की बात सुनी और ये बात मैंने यहाँ आके बीसियों लोगों से शेयर की कि इस वजह से आप लोगों का ड्रामा देखा जा रहा है कि आज भी लोग सुकून से बग़ैर रिमोट हाथ में लिए आवाज़ खोल के साइड पे रख दें और आप सुकून से बैठ के देखें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप ऑकवर्ड हो जाएं। यू नो लाइक कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई लड़की लड़की आप दिखा रहे हैं, लड़का लड़का दिखा रहे हैं या लड़का लड़की दिखा रहे हैं, तो कोई ऐसा सीन आ जाए जिसमें ऑकवर्डनेस नहीं है। तो आप बहनों के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, माँ के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। हल्का फुल्का रोमांस है जो कि बहुत हल्का फुल्का है, हाथ पकड़ लिया ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, सो मैंने कहा इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो फैसल भाई, दीगर ड्रामों पर और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर तो बात करनी, लेकिन सिंस आपने फैमिली ड्रामास की बात की, तो फैमिली व्लॉगिंग पर आपका क्या ओपिनियन है? जो आजकल व्लॉगर्स कह रहे होते हैं यूट्यूबर्स के कौन वो, तो क्या फैमिली व्लॉगिंग फैमिली ड्रामास की रिप्लेसमेंट है आने वाले वक्त में? यार मैं फिर वही बात करूंगा, हर इंसान की अपनी ऑडियंस है, जिसको जो देखना है वो देख रहा है, सीधी सी बात है। एक आज़ाद, लेकिन क्या वो रिप्लेसमेंट है? जैसे नहीं, देखें हर चीज किसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको क्या मजा आ रहा है। सम टाइम मैं रात को बैठा हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसको रोज़ाना रात को बैठ के कोई सीरीज़, कोई फिल्म, कोई फलाना कुछ अपने काम के हवाले से कुछ ना कुछ देखना है। कभी मैं बिल्कुल फारिग बैठा हुआ और मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं बैठ के रील्स देख रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट टू यू नो लाइक कोई बहुत आपने हैवी काम किया हुआ उस दिन और आप कह रहे हैं यार मुझे आज कुछ नहीं देखना, तो आप बैठ के सिर्फ रीलें देख रहे हैं, फजूल चीज़ें देख रहे हैं, आप वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो उसका मेरी रिसर्च से, मेरे काम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इंजॉय करते हैं। सो देर आर पीपल जिनको अच्छा लगता है रील्स देखना या इस तरह की व्लॉगिंग देखना या गाड़ियों के हवाले से कोई चीज़ देखना। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो कुकिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो देख रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें लोग देखते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो वही फिर जो कोई कर रहा है वो बिल्कुल वही वाली बात है ना कि जहाँ पे जिसके दिल में जिसके लिए जो आ जाए वो देख रहा है, उसको देखने दें यार। उसकी अपनी पब्लिक है, वो भी तो मेहनत ही कर रहा है ना। जो भी इंसान है, चाहे वो एक्टर है, व्लॉगर है, न्यूज़ कास्टर है, पॉडकास्टर है, कुछ कोई भी है, सब अपना काम कर रहे हैं ना यार। तो सबको काम करने दें। ये मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हम जब नचले करते थे लोग इतने ताने तस्के कसते थे यार उन बच्चों पे। मैं कहता था यार तुम लोग एसी के कमरों में बैठ के तुम्हें क्या पता है यार कि उस बच्चे को आने वाले वक्त में क्या फ़ायदा मिलना है। आज उसमें से कितने बच्चे हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सो लोग एक जब अलग बात आप करते हैं ना, लोग समझ में नहीं आती उनके। फैसल भाई, आपने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर भी अभी हम बात कर रहे थे।
एक आपका जो ड्रामा बहरूपिया, आपने उसमें मेंटल हेल्थ पे बात की। हम अपने पॉडकास्ट में मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि किस तरह अपना ख्याल रखा जा सकता है, कितना इस पर वोकल होना, कितना इस पर बात करना ज़रूरी है। बहरूपिया के उस रोल पर जिसमें मेंटल हेल्थ पे आपने वो कैरेक्टर था, उसका ज़रा बताएं और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ओवरऑल आम जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं। और सोशल मीडिया ट्रोलिंग, आपने इतनी मेहनत से एक ड्रामा किया, कैरेक्टर में आए, सब कुछ किया, बस इसी का राजा रानी का, लेकिन किसी ने कह दिया ये तो ये, उसका कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता होगा, या आप इग्नोर करते हैं, या पढ़ते ही नहीं कमेंट्स? नहीं, कई दफ़ा होता है मैं नहीं पढ़ता कमेंट्स, कई दफ़ा होता है कि मैं पढ़ता भी हूँ, डिपेंड करता है कि अच्छा देखता हूँ कि कौन क्या क्या बात कर रहा है। फिर आपको दिल एक तो बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में फिर आप ये भी रियलाइज़ करते हैं ना कि यार इस आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है जो अपनी डीपी नहीं लगा सकता या अपना ओरिजिनल अकाउंट से बात नहीं कर सकता। हिम्मत है तो यार सामने बैठो और सामने बात करो। हाँ, वो जो क्रिटिक्स बैठ के बात कर रहे हैं वो सामने बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो आई एम रेडी टू टॉक टू देम वेन एवर दे वॉन्ट, आई कैन टॉक टू देम कि ठीक है आए बैठें बात करते हैं, और जो आपका सवाल है या जो भी आपकी बात है उस पर बहस की जा सकती है, बात समझ आती है। और वो उनका अपना ज़ाती रिव्यू है, वो 100% मतलब हकीकत नहीं है, वो उनका रिव्यू है। एक मतलब मैं अगर कोई चीज़ देख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरस्टेलर देख कर निकले, मैंने वो फिल्म को 6 दफ़ा देखी, और मेरे पीछे जो लोग थे वो कह रहे थे अबे पैसे ज़ाया हो गए यार, क्या देख लिया भाई है। तो हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है। फैसल भाई, जिस तरह हम न्यूज़ में होते हैं ना, खबर कोई पढ़ते हैं, 4 व्यूअर हैं अलग अलग अंदाजों को, जंग होने वाली, एक कहेगा ये सब ऐसे ही कुछ नहीं होता, एक कहेगा ओ यार ध्यान से बचा लो, एक होगा या अल्लाह बचा ले, यानी हर किसी की अपनी सोच का जाविया उस एक कैरेक्टर या उस खबर से हो। इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी सोचें, ठीक है ना, ठीक है तो ना। वो आप सब एक जगह पे तो आके रह नहीं सकते। घर में बैठे हुए मियाँ बीवी की सोच एक नहीं होती, माँ बेटे बाप की एक सोच नहीं होती, जो 2 बच्चे आपके पे 4 बच्चे हैं उन लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। किसी एक बात पे जमा होने के लिए तो कोई एक बात होती है जिस पे आप कहते हैं कि ये है बस भाई, इस पे रहो, बाकी जो है वो सबकी अलग अलग सोच है। तो जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, जब ट्रोलिंग वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कभी कभार बुरा लगता है, लेकिन अक्सर ये सोचते हैं कि भाई फ़ायदा क्या है बुरा लगाने का, दिमाग ख़राब करने वाली बात है, खामखा कॉन्स्टेंटली लाइक आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें ख़त्म होती चली गई, और वो दिमाग से बिल्कुल जो है अब असर ही नहीं करती बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा ठीक है भाई, मतलब आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग माई बिल्स, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ मी। जो अगर मेरी बीवी या मेरी माँ बैठ के या मेरा बच्चा बोले कि नहीं यार इसका मज़ा नहीं आया, तो मैं कहूँगा ओ अच्छा, इस पे काम किया जा सकता है कि ये कुछ सही नहीं हुआ है। या मेरा कोई बहुत बेहतरीन दोस्त है, तो अगर वो मुझे कहता है कि यार फैसल इसको ज़रा सा ऐसे कर ले, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल उस पर बात की जा सकती है। तो वो कुछ चीज़ें हैं। बाकी बहरूपिया की अगर मैं बात करता हूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से, उसका बड़ा डिस्कशन भी हुई, लोगों ने उस पर बड़ी राय भी दी। सो एक बड़ा बामकसद ड्रामा है जो रिदा बिलाल ने लिखा, और बड़ी मेहनत से लिखा, और शेख खान जो हमारे शकील खान जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत दिल से बनाया एक पॉइंट को, जिस तरह से, बिकॉज वो जो रीजनिंग है उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, उसके साथ अब्यूज़ हुआ, उसको बंद रखा गया, उसके साथ और ज़्यादतियाँ हुई, तो उसकी बॉडी का जो एक डिफेंस मैकेनिज़्म था, उसने एक वॉल क्रिएट की। वो वॉल ऐसे क्रिएट की कि उसने कुछ कैरेक्टर्स अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन में, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। देयर आर पीपल, इस पे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं जिन पे जब आप उनके पास जाएं तो वो आपको बताएंगे हाँ ये DID एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो एक ख़ातून के बारे में जब मुझे उसने बताया, तो वो कोई पता नहीं 119 उसकी पर्सनालिटीज़ थी, तो वो जिस तरह शिफ्ट करती थी वो लड़की, तो वो और बहुत सारे लोग लोकली भी हमें कुछ केसेस यहाँ मिले, लेकिन ऑब्वियसली मुझे वो सख्ती से कहा गया कि भाई आप ना नाम लेंगे ना बात करेंगे, बिकॉज एक
उनका ज़ाती वो है। तो रेफरेंस के तौर पे उन्होंने मुझे फेक नामों के साथ उन्होंने कुछ कहा ये एक examples। बंदा है जिसकी 4 पर्सनालिटीज़ हैं, एक है जिसकी कुछ 3 हैं, किसी की 6 हैं। तो इस तरह से उसने कहा कि हाँ लोग हैं जो कि अलग अलग स्विच करते हैं और सारी कोई ना कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई डिफेंस मैकेनिज़्म की वजह से सबका कुछ ना कुछ इस तरह से एक सिस्टम बना। कई लोग गुस्सा बेतहाशा गुस्सा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एकदम ठीक हो जाए। अच्छा मैंने कब किया। कई लोग कहते हैं कि जिन आ गया, जिन आ गया, कभी कैसी आवाज़ें निकाल रहा, कभी कैसी आवाज़ें निकाल रहा, जिन आ गया, जिन आ गया। तो बेहतर है इस ड्रामे के थ्रू हमने कोशिश भी की है लोगों को बताने की कि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का कम एज में या लड़की इस तरह की कोई चीज़ करता है ट्रॉमा की वजह से जिससे वो गुजरा है, तो उसका चेकअप करवाएं, थॉरली चेकअप करवाएं। बिकॉज वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बिगड़ती हैं और उनके क्या क्या फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो बाकी लोगों को जिसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है, और वो क्या क्या कर सकता है, वो कितना लीथल से मतलब कितना डेंजरस होता चला जाता है। तो हम लोगों को उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि बीच में एक ही आदमी है जो कि शायद नहीं बुरा चाहता किसी का, लेकिन उसका एक अल्टर है जो कहता है कि नहीं इसको ऐसे कर दो, इसको यूं कर दो, उसको फलां कर दो। और कौन कब आके टेक ओवर करता है और कौन बेड़ा गर्क करता है, नोबडी नोस। तो वो बहुत डिटेल में फैसल भाई इतने आप रोल्स कर चुके हैं, कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी माशाल्लाह इंशाल्लाह आप कर रहे हैं, करते रहेंगे। उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ता? एक तरफ आप वो जो आपने राजा रानी वाला रोल किया, एक तरफ फिर आपने खई जैसा रोल किया, और फिर अब इस बहरूपिया, फिर अब केस नंबर 9 की तो हम अलग से बात करेंगे। तो वो आपकी इम्पैक्ट नहीं पड़ता पर्सनालिटी पे? और क्या इसी सवाल के साथ कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसा रोल जो किसी और ने किया और आपने कहा यार ये करना चाहिए था, जिस तरह आप कहते हैं शायद परिजाद ना करने का आपको? नहीं वो प्रोड्यूस करने का रिग्रेट है मुझे। अच्छा। आई रियली वांट टू प्रोड्यूस दैट सीरियल। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो स्क्रिप्ट। और कभी कभी होता है ना कुछ स्क्रिप्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उसमें एक्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त भी मैं एक्ट नहीं कर रहा था उसमें। मैंने उस वक्त मैं गौहर को ले रहा था, गौहर रशीद को। अच्छा, ठीक है, मैं नहीं एक्ट कर रहा था जब हमारे पास वो स्क्रिप्ट आया था। और खैर जो भी हुआ, पर अच्छा हुआ कि पर मैं समझता हूँ कि जो अहमद अली अकबर ने किया उस आउटस्टैंडिंग। गौहर भी बहुत अच्छा करता, लेकिन अहमद ने बहुत अच्छा किया। और मैंने अहमद की वजह से वो बैठ के पूरा सीरियल देखा। मुझे बहुत पसंद है अहमद अली अकबर, मैं उसका काम बड़े शौक से देखता हूँ। लेकिन वो रोल्स जो आप पर इम्पैक्ट डाल गए, वो यार मेरा मसला ये है कि ये लोगों को यकीन नहीं आता, आई एम नॉट अ मेथड एक्टर। मैं जब सीन ख़त्म करता हूँ ना, भूल जाता। आप मुझसे पूछें कि क्या किया है, मुझे नहीं याद होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त, ये ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे नहीं याद होगा। वरना आप तो लोगों को अपने पूरे सीन याद होते हैं जो 10 साल पहले किए हैं। मैं मुझे कभी कभी कहते हैं ना यार फैसल भाई उस ड्रामे का कोई सीन सुनाते हैं, तो मैं उनकी शक्ल देख रहा होता हूँ कि अरे कहाँ से याद करूँ, क्या किया था। अच्छा, क्योंकि लोगों के जहन में ना उस तरह के कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, जिस तरह आमिर खान ने एक दफ़ा लगान का या तारे ज़मीं पे, तो वो उस कैरेक्टर में लोग, हमने जो बड़े होते देखा कि यार ये तो उस कैरेक्टर में अगले 1 साल जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे जाता है, वो उस लुक। मुझे लगता है कुछ एक्टर ने प्रिटेंड भी करते हैं। ये क्या मैं ज़रा यार थोड़ा सेट के ऊपर भी खामखा। हाँ मतलब रिसेंटली आई एम वर्किंग विद सबा कमर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। मैंने तो नहीं देखा उसको कि वो कोई ऐसा भरपूर किस्म का कुछ उसने जोर लगाया हुआ हो। नहीं, आती है, काम करती है, छक्के मारती है, हो गई। ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं केस नंबर 9 पे। बिल्कुल। जियो पॉडकास्ट में हम पहली दफ़ा मेरे ख्याल में केस नंबर 9 पर बात कर रहे हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस तरह बात नहीं हुई। केस नंबर 9 की सबसे ख़ास बात तो ऑब्वियसली फैसल कुरैशी हैं उसमें, सबा कमर हैं उसमें, आमना शेख हैं आमना उसमें, शेख हैं उसमें, गौहर रशीद हैं उसमें, नाम शुरू करते हैं, अली रहमान है उसमें, जुनैद खान है उसमें, नवीन वक़ार है उसमें, हिना बेआत हैं उसमें। वाह। और अभी तो मैं नाम कम लिए हैं मैंने, ज़बरदस्त। अभी तो बहुत सारे और नाम उस हैं। सबकी खास बात ये है कि उसका जो स्क्रिप्ट लिखा है वो राइटर हैं द लेजेंड शाहजेब खानजादा, हमारे सीनियर एंकर। और हाँ, शाहजेब भाई की मिसेज हैं उसमें, रुशना who's playing my wife in that serial। तो शाहजेब भाई का स्क्रिप्ट
कितना डिफरेंट लगा है और आपको केस नंबर 9 क्या इम्पैक्ट डालेगा जब आएगा? इत्तेफाक ये हुआ कि केस नंबर 9 से खई के बाद आई रिसीव्ड 3 स्क्रिप्ट्स फ्रॉम सेवन स्काई। तो मैंने कहा यार कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। मैं मैरी को कहूँ, मैरी कुछ अलग करना है, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ लाइक समथिंग आई रियली वांट टू डिफरेंट। मैं अब ये बातें चल रही हैं। वो मैंने वो एक स्क्रिप्ट वापस किया, दूसरा वापस किया, तीसरा वापस किया। उसके बाद मुझे कॉल आती है मैरी की और वो कहती हैं कि फैसल भाई मैं एक स्क्रिप्ट भेज रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी भेज रही हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहती ये आप ना करके दिखाएं। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर अब्दुल्ला साहब का भी मैसेज आ गया कि आओ ज़रा मिलो। मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट तो पढ़ो। उन्होंने कहा आओ तो सही। फिर मैंने पढ़ा शाहज़ेब खानज़ादा ऊपर और नीचे वजाहत हुसैन। वजाहत के साथ मैं अभी खई किया था। मैंने कहा यार ये तो कुछ बाबा, ये तो फिर अब जाके जब मैं बैठा हूँ तो वजाहत भाई सामने हैं, अब्दुल्ला साहब भी हैं, और अब मैंने सुनना जब शुरू किया कास्ट को तो वहीं पे मेरी तरह से कुर्सी नीचे जानी शुरू हो गई। मैंने कहा खैर हो गई, खैर। मैंने कहा अच्छा क्या है, ये है, फलाना है, यूँ है। लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये स्क्रिप्ट शाहज़ेब ने लिखा और शाहज़ेब भाई से मेरी बात हो रही थी, इतना बामकसद ड्रामा आज के दौर में नीड थी। मैं ये कहता हूँ बहुत ज़रूरत थी। कुछ सीन पढ़ के आई मीन सीरियसली लोग तो मुझे गालियाँ देंगे ड्रामे में, लेकिन अच्छा, आपका ज़रा नेगेटिव ज़रा नहीं, बाकायदा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो अल्लाह करे एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, यादगार होगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पर यार। वजाहत हुसैन थोड़ा सा अगर आप बता सकें, मैं डिटेलिंग में नहीं जाता, लेकिन केस नंबर 9 कोई थ्रिलर है या कोई अदालत का सीन है? अदालत का सीन है, हल्का सा थ्रिल भी है, कैरेक्टराइजेशंस बहुत कमाल की हैं। इंसॉम्बल कास्ट बताइए, ये तो हाँ मुझे तो अभी कुछ नाम याद भी नहीं है। इंसॉम्बल कास्ट है, फिर परफॉर्मेंसेस पे बड़ा जोर है। फिर ऑब्वियसली वजाहत जब काम करते हैं तो मेरे ख्याल से वजाहत ने शाहज़ेब को भी सांस नहीं लेने दिया है कई जगह पे। मैं सेट पे मैंने देखा है शाहज़ेब आए और आके दोनों कोने में बैठे हुए और डिस्कशन चल रही है। और शाहज़ेब भाई का तो ये है कि पता नहीं कोई 7वां 8वां ड्राफ्ट था, उसके बावजूद भी दे कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग ऑन स्क्रिप्ट कि नहीं इसको यूँ करते हैं, इसको यूँ करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये फलाना है, इसका ये। सो शाहनवाज साहब हैं, तनवीर साहब हैं, एवरीबडी इज़ परफॉर्मिंग लाइक कामरान जिलानी। पता नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता नाम याद आते जाएंगे, मैं डिस्कस करता जाऊंगा, बड़ा मुश्किल होता है। 16-17 एक्टर हैं यार। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही, बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, आखिर में जियो पॉडकास्ट में अभी आपसे रैपिड फायर भी सवाल करने, लेकिन खई पे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। खई जब रिलीज़ हुआ या आसान अल्फाज में अपलोड हुआ, लोगों ने देखा, खई से वो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि ये छा जाएगा, और या एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के, और फिर जब शुजा की भी आप जिक्र कर रहे हैं, आप बड़ा नहीं, अब जैसे खई की भी हम बात करते हैं, इंसॉम्बल कास्ट थी उसकी भी, आई मीन कौन नहीं था उसमें ऐसे। हमारे प्यारे खालिद भट्ट साहब, वो मैं तो उन्हीं की बात करता हूँ बिकॉज इतने खुश थे वो ही प्लेड माय फादर इन बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। आफ्टर दैट ही प्लेड माय फादर इन खई, और उसकी मेरे ख्याल से 2 किस्तों के बाद ही पास्ट अवे। तो उनके घर वाले यही बता रहे थे कि उन्होंने 2 एपिसोड्स देखे हैं। मैंने कहा, और उसकी जो बेहतरीन एक मेरी याद है, हम 6वां या 7वां दिन था शूट का, तो खालिद भट्ट साहब की तबीयत बहुत ख़राब हुई, बिकॉज हम जिस एल्टीट्यूड पे थे वैसे ही उनका लीवर का कोई इशू था और उन्होंने कुछ ऊपर नीचे खा लिया था, तो वो काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं रात को उनसे कहा, मैंने भट्ट साहब वापस चले जाएँ। मैंने कहा ये वेदर, ये खाना पीना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। मैंने कहा आपके लिए नहीं ऐसे। तो उन्होंने कहा मेरा आखिरी काम है, मुझे करने थे। मैं वजाहत हुसैन की शक्ल देखूँ, वजाहत मेरी शक्ल देखें, क्या करें। तो खैर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, उन्होंने पूरा सीरियल किया, ख़त्म हुआ। फिर जब
वो सीरियल ऑन एयर हुआ तो मैंने उसका प्रोमो भेजा भट्ट साहब को, मैंने पोस्टर भेजा, तो ही कॉल्ड मी एंड ही वाज क्राइंग। कहते यार मैंने 50 साल काम किया फैसल, कहते किसी ने मेरी छोटी सी तस्वीर नहीं लगाई, इन्होंने पोस्टर पे मेरी तस्वीर लगा दी है और रोए जा रहे हैं। कहते पूरा प्रोमो इन्होंने मुझ पे काट दिया यार। और आपके लिए कितना इमोशनल। उफ, मेरे लिए, मैं रो रहा हूँ, वो रो रहे हैं, बल्कि मैं किसी शो में भी बताते हुए ये रो पड़ा था। सो काफ़ी चीज़ें उसमें थी। फिर दुर्रे फिशा ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने उसको जिस तरह से इतने कम वक्त में इतना बहुत नाम दिया है, इतना मकाम दिया है, वो थी। फिर शामिल, शुजा, माहिनूर, जावेद भाई, हिना ब्यात, अल्लाह आपका भला करे। यानी आपने कंक्लूड ऐसे करते हैं कि आपने हर साल हर दौर में एक बड़ा ड्रामा देना है। खई था, अब केस नंबर 9 का आपने बताया था। अल्लाह की तरफ से हो जाता है यार, अल्लाह की तरफ से हो जाता है। कोशिश तो यही है कि चाहे वो राजा रानी है, बहरूपिया है, केस नंबर 9 है, दीमक है, बड़ी ईद पे दुआ करना, वो भी तुम लोगों की फिल्म है जियो की, तो दुआ करना कि उसकी भी कुछ बेहतरी हो जाए। अच्छा, इंडिया से कभी ऑफर आई होगी? एक बहुत हल्की फुल्की सी आई थी, बट कोई ना कोई मसला हो जाता है यार। अभी देखो ना, दोनों बेचारे अंडर द फायर आए हुए हैं और बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर सब मिलकर काम करें तो। हमारी तरफ से तो देखो यार, मुबशिर ओपन है। हमने कभी ना नहीं की। वहाँ से जो मर्जी एक्टर आए, यहाँ पे आके रहते हैं, काम करते हैं, जो भी होता है। ये खामखा का ये पॉलिटिक्स ना ख़राब कर रही है, ये दोनों मुल्कों के रिलेशंस को ख़राब कर रही है यार। ये पॉलिटिक्स सही नहीं है। मैं तो फाइनली इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमें आपस में लड़वा के, एक दूसरे से झगड़े करवा के, ये सिर्फ वो नहीं होता अपनी दुकान चमकाना। तो ये वो वाली बात चल रही है। होते हैं तो वो एक हाँ, वो जिस तरह की फिल्म्स वहाँ पे बन रही हैं, जिस तरह के ड्रामे वहाँ पे जो इनके, वो हर चीज़ में आप पाकिस्तानी जो है वो बुरा है, हर चीज़ में हमारी ISI इन्वॉल्व है, हर वहाँ पे। इंटरेस्टिंगली अभी उनकी मैं कोई न्यूज़ का क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान में खौफ व हिरास है, पेट्रोल पंप्स पे लंबी लाइनें, ATM के बाहर लंबी लाइनें, यहाँ पे हम मैच देख रहे हैं PSL के। हाँ, अच्छा जी, आखिर में जियो पॉडकास्ट में हम रैपिड फायर करेंगे। ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी 10 में से इनको नंबर्स दे दें या इनमें से कोई एक चूज़ करें। अरे यार, मैं तो ज़्यादा ही दूंगा सबको। एजाज असलम आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं, और आपका वो मैं और तुम कितना हिट होता था उस दौर में, मेरे ख्याल में बहुत देखा गया। हाँ, वो उस दौर के जितने यंगस्टर्स हैं उन सब ने देखा। उस वक्त सेंसर भी कम था ना। एजाज असलम, फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, फवाद खान, दानिश तैमूर। यार ये मुश्किल है यार। यही तो, इसी के लिए तो हम एंड तक रुके। नहीं यार, ये तो बहुत मुश्किल है। देखें, दानिश और फहद हुमायूं की लीग में नहीं आते। हुमायूं, एजाज ज़रा सीनियर हैं। सो फवाद, फहद और दानिश ये एक लीग के हैं। कोई एक इनमें से बेहतरीन, सब दोस्त हैं, सब अच्छे हैं। हाँ, इनमें से सबसे अच्छा मेरे लिए सब अच्छे एज अ हैं। व्यू नहीं, मेरे लिए तो सब अच्छे हैं। सबसे मेरा इतना प्यार है, मैं किसका नाम लूँगा यार, सीरियसली। मतलब मैं दानिश का ड्रामा मैं देखता हूँ, फवाद की जो चीज़ आती है मैं देखता हूँ। आई लव फहद मुस्तफ़ा, एवरीवन नोस। एजाज तो मेरा बड़ी है, मेरा जिगर है, मेरा भाई है। हुमायूं मुझे इतना पसंद है, आज से नहीं हमेशा से। चले, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल में नहीं हाँ, नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। फिर अगला सवाल भी मुश्किल है। हाँ। माहिरा खान, हानिया, यमुना, आयजा, महविश। ये भी देखो कितना मुश्किल है। मतलब आप बता दें, इनमें से आप बता दें कौन हल्की आ रही है, ये बता दें। यही तो आप बता दें। आई एम सो प्राउड ऑफ देम, सीरियसली, आई मीन एवरीवन। मुझे तो खुशी हो रही है। हालांकि हानिया इस थोड़ी अभी यंग है, लेकिन फिर भी हानिया इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसका जितना काम देखा है बहुत अच्छा लगा है। सबा, महविश अलग लीग, माहिरा तो चलिए, आपको मुश्किल में नहीं डालता। हाँ, बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। अब ये देखो, इतना तो भाई, किसका भी चलाना है ना। नहीं, मैं अब क्या बोलूँ यार। थोड़ा सा बाबर पे टफ टाइम आया हुआ है। अल्लाह पाक उसको इस टफ टाइम से निकाले, रिजवान को भी निकाले, शाहीन को भी निकाले। कभी कभी नज़रें भी लग जाती हैं, तो हमारी टीम को ज़्यादा लग जाती हैं। हाँ, तो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आई एम लुकिंग फॉर नसीम शाह। नसीम इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये होगी खबर। फैसल कुरैशी ने, यार ये आप वो कैसे नाम ले रहे हैं आप? कैदी नंबर वो बोलेंगे ना,
नहीं नहीं हम चला लेंगे। पता है सबको, बोल दें पता है सबको, पता है सबको, यानी खामा बकवास शुरू हो जाती है फिर। चले, यानी आपने कहा है कि शहबाज शरीफ सबसे अच्छा। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच आपका, क्या बात है आपकी। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। जियो पॉडकास्ट में आप आए और फैशन डिजाइनिंग की हमने बात की थी। आपका एक फैशन brand का डिजाइनिंग नहीं नाम कर भी रहा है। हूँ, मेरे पास आपका बच्चे एक ब्रांड भी है। हाँ ब्रांड है, वो बच्चे क्या करते नाम है हैं। उसका? नारकिन्स है वैसे, लेकिन फैसल कुरैशी कलेक्शन है और बच्चे हैं जो डिजाइन उसके लिए डिजाइन भी करते बहुत हैं। सी नेक तमन्नाएं। थैंक यू यार। मैंने सुना है 14 आउटलेट्स हैं उसकी Almost, पाकिस्तान और में। कराची में 2 हैं। कराची में तो हम कोशिश कर रहे हैं और हो जाएं ज़रा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वालों एक दिन का। पहनूं वो। और बाकी आप साइज बताएं यार, आपके पास आ मैंने जाएगा कहा और आपकी बताएं। प्रमोशन कर दें, और आपको वैसे तो प्रमोशन की नहीं, जरूरत गोना नहीं, लव इट। मार्केट में जो खामखा इतने महंगे कपड़े मिल रहे हैं, हमने उस चीज़ को ब्रेक किया है। आपको प्रीमियम क्वालिटी 6,500 रुपये में मिल जाएगी, और क्या चाहिए। वाकई सस्ते और मयारी कपड़े सिर्फ फैसल कुरैशी मैं की आज के ब्रांड। दौर में मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है। जबरदस्त। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, Thank you। आपने वक्त दिया, और वाकई आप अभी लेजेंड हैं, और आप माशाल्लाह जो काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे खुशी हुई है कि आप आए। थैंक यू। जियो पॉडकास्ट में आज फैसल कुरैशी की आपने इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनी, और इनके इस जर्नी पे हमने बात की कि किस किस मुकाम से होते हुए आज ये कहाँ पर पहुँचे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगले जियो पॉडकास्ट के एपिसोड में किसी एक्टर, सेलिब्रिटी या म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।